हेलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम लोग जो डिस्कशन करेंगे दैट विल बी डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की बात यहाँ पे होगी, जिसमें सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो ये सारे जो भी प्रोसेसेस उसके बारे में हम बात करेंगे, इसके थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग स्टडी करेंगे और इन सारे में जो भी आपका हीट ट्रांसफर, वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये जो भी क्वांटिटीज है उसके क्या इक्वेशंस आएंगे ये हम लोग डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, और उसमें भी हम पहले रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं। देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है विच कैन बी retraced in opposite direction, मतलब ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसको आप वापस से उल्टे डायरेक्शन में मोड़ सकते हो। एग्जैक्टली जैसे प्रोसेस चलता आ रहा है उसको अगर आप एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में घुमा के वापस से लेके चले जा सकते हो। जैसे जैसे वो प्रोसेस हुआ था अगर उसको आप वैसे वैसे रिवर्स कर पाओ, एग्जैक्टली उसी पाथ से अगर आप रिवर्स कर पाओ, तो हम बोलेंगे कि ऐसा प्रोसेस जो होता है आपका वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियल प्रोसेस है। इसका मतलब ये प्रोसेस आपको नेचर में प्रैक्टिकली मिलना मुश्किल है, लेकिन कुछ प्रोसेसेस को आप रिवर्सिबल प्रोसेस मान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो मैं आपकी बात करूं तो मेल्टिंग और फ्रीजिंग ऑफ आइस, या फिर फ्रीजिंग ऑफ आइस नहीं बल्कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये सब एग्जांपल्स जो है एक सिंपल सा एग्जांपल है जिसे माना जा सकता है कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्योंकि मान लो आइस मेल्ट हो रहा है और वो मेल्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को आप रिवर्स कर सकते हो, वापस से आप उसको फ्रीज कर सकते हो। अगर आपका वाटर फ्रीज हो रहा है तो आप उसे रिवर्स करके वापस से मेल्ट कर सकते हो। ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होगा और अगर आप बहुत स्लोली करोगे तो वो रिवर्सिबल की तरह दिखेगा, पर 100% एग्जैक्टली रिवर्सिबल है क्या, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। पर इसे प्रैक्टिकली ये एग्जांपल्स को माना जा सकता है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा नहीं है, मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आएगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस ढूंढना कितना मुश्किल होता है। ठीक है, और ये प्रोसेस जो होता है वो क्वाज़ी-स्टैटिक प्रोसेस होता है। मैंने आपको पहले बताया क्वाज़ी-स्टैटिक का मतलब बहुत ही स्लो। क्वाज़ी-स्टैटिक प्रोसेस बहुत ही स्लो, वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस नहीं होता, नो एनर्जी लॉस, और इसमें डिसिपेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, नो डिसिपेटिव फोर्सेस। अब ये क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, नो डिसिपेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व। डिसिपेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जो कि एनर्जी का लॉस करवाता है। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज करो मैं फ्रिक्शन की बात करूं, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो डिसिपेटिव फोर्स होता है। अगर वो आपके प्रोसेस में शामिल हुआ तो वो डेफिनेटली एनर्जी लॉस करवाएगा, और एनर्जी लॉस हुआ तो फिर वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं रहता, क्योंकि फिर वापस वो एनर्जी आपको मिलेगी नहीं अगर सिस्टम से निकला तो। दूसरी बात यहाँ पे ये होता है कि इसका जो पाथ होता है तो ऐसे कोई फोर्सेस यहाँ पे नहीं होते, जैसे फ्रिक्शन जैसे एयर रेजिस्टेंस जैसे एक फोर्स हो गया, ये सारे फोर्सेस जो है वो डिसिपेटिव फोर्स है जो एनर्जी लॉस करवाता है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस में नहीं होता है। अगर ऐसे कोई फोर्सेस आपके प्रोसेस में इन्वॉल्व है तो फिर वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली आपका इस केस में रिवर्सिबल प्रोसेस में जो पाथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, पाथ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू पाथ इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे आपका प्रोसेस आगे बढ़ा है वैसे ही आप प्रोसेस को पीछे भी ला सकते हो। अगर आप ला पाए तो ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। नाउ सी, जनरली ये रिवर्सिबल प्रोसेस नेचर में ढूंढना बड़ा मुश्किल है। रीज़न सिंपल है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे ग्लास रखा हुआ है और किसी तरीके से आपने उसको हाथ मारा, किसी रीज़न की वजह से आपका हाथ लग गया उसका और वो नीचे गिर के पूरा टूट गया वो, तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो यहाँ वहाँ बिखर गए। ये एक प्रोसेस हुआ जिस प्रोसेस में आपका ग्लास टूट गया। अगर मैं इसको रिवर्सिबल बोलना चाहता हूँ तो आपने वीडियो रिवर्स करके देखा होगा। अगर आप वीडियो रिवर्स करके अगर वीडियो बनाते हो
और उसे रिवर्स कर देते हो, तो एग्जैक्टली वो जो आपके कांच के पार्टिकल्स है वो उसी रास्ते से वापस जुड़ के फिर लग के और उसके बाद ग्लास बन जाता है। समझ गए? तो अगर ऐसा हो पाए तो मैं बोलूंगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। आप नया ग्लास जरूर बना सकते हो, एग्जैक्टली जैसा ग्लास था वैसे ग्लास आप नया जरूर बना सकते हो, लेकिन आपको बनाना कैसे? जैसे रिवर्स वीडियो चलता है ना, कि वो सारे पार्टिकल्स उसी तरह से वापस उसी रास्ते से जाएं जैसे जैसे आए थे, जैसे जैसे टूटे थे, और फिर जुड़ते जुड़ते वापस वैसे ही ग्लास फॉर्म होकर वहां पे बन जाए और आपका हाथ वापस वैसे वैसे बाहर, मतलब उसे आप हटा लो। तो ये बड़ा मुश्किल है, ठीक है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, या इम्पॉसिबल ही आप समझ लो, कि एग्जैक्टली जैसे प्रोसेस हुआ था वैसे ही एग्जैक्टली उस प्रोसेस को वापस लाकर इनिशियल कंडीशंस को स्टोर कर देना, इनिशियल स्टेट को स्टोर कर देना। समझे? इसीलिए ये रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है आपको नेचर में जनरली देखने को नहीं मिलता है। और अगर कोई प्रोसेस बहुत फास्ट होता है तब तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर कोई प्रोसेस बहुत ही स्लो होता हो तो उसे रिवर्स करना पॉसिबल है। जैसे आप कोई गैस है कंटेनर में, आप उसे धीरे 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 उसको कॉम्प्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, तो आप धीरे 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 उसको एक्सपैंड करके वापस भी जा सकते हो, और वापस आप जाओगे तो जैसे आप आए थे वैसे आप जाने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन अगर आपने प्रोसेस बहुत फास्ट रखा, जैसे एक बलून में गैस भरा हुआ है, आपने फोड़ दिया, फट से सारा गैस बाहर आ गया, तो अब उसी रास्ते से उस गैस को वापस ले जाना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस में तो नहीं आएगा। समझे? तो रिवर्सिबल प्रोसेस जिसको आप एग्जैक्टली उसी रास्ते से ट्रेस बैक कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर मैं इसके पीवी डायग्राम की बात करूं तो पीवी डायग्राम आप कैसे बनाओगे बताओ? अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो पीवी डायग्राम कैसे बनाओगे उसका? तो देखो, आप कोई भी प्रोसेस लो, उस प्रोसेस में जैसे मान लो प्रोसेस ए से स्टार्ट हुआ, आप अगर उसको बी की ओर लेके जा रहे हो तो ये उसका पाथ हो गया, ये पाथ इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब आपको उसी रास्ते से इस पाथ को मोड़ सकते हो। अगर वो रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसी पाथ को उसी रास्ते से मोड़ा जा सकता है। तो आपका जो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा उसको आपको पीवी डायग्राम पे ऐसे डिनोट करना है कि यहां भी जा सकता है और उसी रास्ते पे वापस भी जा सकता है वो। तो ये हो गया आपका पीवी डायग्राम रिवर्सिबल प्रोसेस का, और ये सारे कंडीशन है रिवर्सिबल प्रोसेस के, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए, रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, आगे बढ़ते हैं और इसी में हम बात करेंगे इररिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। इररिवर्सिबल प्रोसेस, इररिवर्सिबल प्रोसेस तो बस उसका एग्जैक्टली उल्टा होगा जैसा हमने रिवर्सिबल की बात की थी। द प्रोसेस which cannot be retraced back in opposite direction, retraced back in opposite direction, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस से रिट्रेस नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आपने, मतलब आपके पास जो इनिशियल कंडीशन था या इनिशियल स्टेट का सिस्टम का, आप उस पर वापस नहीं आ सकते, वापस आ सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली वही रास्ता फॉलो करके आप अगर नहीं आ पा रहे हो तो हम उसको रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं बोलेंगे। समझे? जैसे एक एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग कि मान लो एक बलून है और उस बलून में आपने गैस भर रखा हुआ है, और लेट्स से कि आप 5 मीटर क्यूब का या 25 मीटर क्यूब का पूरा आपने गैस भर रखा है। ठीक है, आपने उस बलून को फोड़ दिया, गैस फट करके सब बाहर आ गया। अब आपको चाहिए कि जो इनिशियल केस था वापस से आप उसको रिट्रेस करके वापस उस कंडीशन को उसको रिस्टोर कर दो, पर ये नहीं हो पाएगा। ये नहीं है कि आप दूसरा बलून ला सकते हो, ऐसा नहीं है, आप दूसरा बलून ला सकते हो, एग्जैक्टली सेम बलून कहीं मार्केट से बना के लेके आ जाओ और उसमें उतना ही गैस भर दो जितना पहले भरा हुआ था 25 मीटर क्यूब का, और आपको इनिशियल कंडीशन मिल जाएगा। पर आप किसी दूसरे प्रोसेस से आपने ये काम किया है, आप उसी रास्ते से वापस नहीं गए। मतलब गैस, जैसे आपने बलून को फोड़ा तो गैस अगर ऐसे बाहर आया है तो वो सारे जो भी पार्टिकल्स गैस के थे जैसे बाहर गए थे, आपको उसी गैस के मॉलिक्यूल्स को वापस से वैसे ही लेके आना है, और वो जो आपका बलून फटा था उसमें भर देना है, और जो बलून फटा था वो धीरे धीरे करके वापस से सिल जाए और उसके बाद पैक हो जाए। ये कैसे पॉसिबल होगा?
तो ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। एक डायरेक्शन में एक बार हो गया तो डायरेक्शन बैक नहीं होगा, और आपको अगर वापस से पहला सिचुएशन चाहिए तो आपको कहीं और से लाना पड़ेगा। आप किसी और रास्ते से जाओ, दूसरा बलून बनाओ, उसमें भरो, लेकिन इसी प्रोसेस को आप उल्टा नहीं कर पाओगे। निकला तो वापस भर के सिल नहीं पाओगे। तो ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इट कैन नॉट बी रिट्रेस बैक। अब इसमें यहाँ पे हमने क्या लिखा था बताओ, कि भाई ये एक आइडियल प्रोसेस है, और ये आइडियल प्रोसेस नहीं, ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है जो आपको जनरली नेचर में देखने को मिल जाता है, ठीक है, और ये फास्ट होता है। इट इज अ फास्ट प्रोसेस। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सो जनरली irreversible processes we see everywhere in nature। तो हम नेचर में जो देखते हैं वो irreversible प्रोसेस ही होता है, ठीक है। इट इज फास्ट प्रोसेस, ये प्रोसेस फास्ट होता है, ठीक है। एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी लॉस ड्यू टू डिसिपेटिव फोर्सेस। एनर्जी लॉस किसके वजह से होता है, क्योंकि इसमें डिसिपेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। डिसिपेटिव फोर्सेस में एक एग्जांपल है इस फोर्स का जिसको हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस जैसे फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिसके वजह से एनर्जी लॉस होता है। इस केस में पाथ ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन is not equal to path in reverse direction। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो पाथ था वो अलग था, और अगर आप उसको मोड़ते भी हो और वापस से इनिशियल कंडीशन में जाने की कोशिश करते हो तो रिवर्स डायरेक्शन का पाथ फिर कुछ और अलग हो जाता है, दोनों सेम नहीं होगा, और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। समझ गए? चलो और कुछ तो यहाँ पे नहीं बचा। इसका पीवी डायग्राम देख लेते हैं। पीवी डायग्राम, अगर मैं इसके पीवी डायग्राम की बात करूँ तो मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन का आपका जो पाथ है, ये मान लो P है, ये V है, आपका इनिशियल कंडीशन ये है A, और आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में B तक लेके जाते हो इस प्रोसेस को, ठीक है। अब जब वापस जा रहे हो, वापस मान लो आपको स्टेट A में जाना है, आपको स्टेट A वापस से रिस्टोर करना है, तो आप वापस से उसी पाथ से नहीं जा पाओगे, किसी और तरीके से। आपको सेम बलून बनाना था तो आप किसी और रास्ते, किसी और तरीके से आपको जाना होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन का पाथ और बैकवर्ड डायरेक्शन का पाथ जो होगा वो सेम नहीं हो पाएगा अगर आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के ये सारे कंडीशंस हैं, ये आपके सामने है, ठीक है। आगे बढ़े अगले प्रोसेस की तरफ बच्चों, अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस आपका जो आपके सामने आ रहा है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, चलिए आइसोथर्मल प्रोसेस देखो। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। कोई भी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट तो हम उसे आइसोथर्मल प्रोसेस बोल देंगे। अब देखो पहली चीज़ तो ये कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, डेल्टा टी विल बी ज़ीरो। और ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपका इंटरनल एनर्जी जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो आपका इसका इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगा, और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होने का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो आ गया। समझ गए? अच्छा, इसका पीवी डायग्राम अगर देखा जाए तो क्या होगा ना, सी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और हम यहाँ पे जो कोई भी प्रोसेसेस ले रहे हैं तो ध्यान रखना कि हम प्रोसेसेस जिसकी भी बात करेंगे उसमें हमारा जो सिस्टम होगा वो सिस्टम एक आइडियल गैस का सिस्टम होगा, ये मान के चलते हैं हम लोग। अब जो भी प्रोसेसेस में हम एग्जाम्पल लेंगे उस एग्जाम्पल में हमारा सिस्टम जो होगा वो आइडियल गैस होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे आइडियल गैस ले लेते हैं और उससे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ना आइडियल गैस लिया तो उसमें PV = nRT, ये इक्वेशन फॉलो करेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इस प्रोसेस में तो PV कांस्टेंट हो जाएगा, और ये आपका बॉयल्स लॉ है अगर आपको याद होगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। V नीचे ले आओगे तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या PV = कांस्टेंट को आप क्या लिख सकते हो, P1V1 = P2V2, जैसा भी होगा इसको P1V1 = P2V2 या P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम।
तो जब इसका पीवी डायग्राम आप बनाओगे तो पीवी डायग्राम में आप देखोगे, यार ये मच्छर वापस चालू हो गया, कि आपका पी और वी, प्रेशर वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम होता है, तो आपका ग्राफ नीचे की ओर जाएगा ऐसे, समझे। ये हो गया आपका पीवी डायग्राम, ये एक स्टेट और ये दूसरा स्टेट, ये इसका पीवी डायग्राम हो गया। पीवी डायग्राम बनाने के बाद देखो आपको करना क्या है इस पूरे प्रोसेसेस में, पहले तो आपको डिस्क्राइब करना है कि जो आपका प्रोसेस है वो कैसा है, उसके कंडीशंस क्या हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आइडियल गैस इक्वेशन में इसका क्या असर पड़ता है, और उसके बाद आपको पीवी डायग्राम बनाना है। और फिर हम यहाँ पे बात करेंगे इसके थर्मोडायनेमिक्स की। अच्छा, ये जो ग्राफ यहाँ पे आपने देखा है, इस ग्राफ को हम लोग आइसोथर्म बोलते हैं, याद रखना। ग्राफ इज नोन एज आइसोथर्म। तो अगर आपको आइसोथर्म बनाने बोला तो आपको ये ग्राफ बनाना है एक्चुअली में, ठीक है। फिर हम स्टडी करेंगे इसके थर्मोडायनेमिक्स की, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। मच्छर कहीं बैठा है क्या यार, लिखने में दिक्कत हो रही है, चलो ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स में हम 3 चीजें करेंगे या 3 चीजों का वैल्यू ढूंढेंगे, हीट ट्रांसफर, इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन। बस इन तीनों का आपको इक्वेशन ढूंढना है। तो हम पहले से यहाँ पे देख चुके हो कि डेल्टा यू का वैल्यू तो 0 है, तो डेल्टा यू का वैल्यू 0 है, ये तो क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद क्यू और डब्ल्यू की बारी है। तो सबसे पहले हम लोग डब्ल्यू देख लेते हैं, वर्क डन ढूंढ लेते हैं, और उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपको क्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे काम करते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था बताओ। वर्क डन का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी फ्रॉम V1 टू V2। V1 इनिशियल वैल्यू वॉल्यूम है और V2 V2 आपका फाइनल। टेक्स्ट बुक में आपको आपका जो इनिशियल वॉल्यूम है उसको VI लिख रखा है और फाइनल को VF लिख रखा है, पर ठीक है, मुझे उसमें उतना मजा नहीं आता है। V1 इनिशियल आप लिख दो यहाँ पे, V1 इनिशियल वॉल्यूम और V2 फाइनल वॉल्यूम। आपने लिख दिया, बस खेल खत्म, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। अब देखो हम लोग को पता है कि PV इज इक्वल टू NRT होता है, PV इज इक्वल टू NRT होता है। तो इसका मतलब P का वैल्यू क्या हो जाएगा, NRT अपॉन V हो जाएगा। इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो। सो पुट इन इक्वेशन 1। तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन P की जगह पे NRT बाय V। यार ये मच्छर मच्छर मच्छर, NRT बाय V, तो P की जगह पे आ गया, और ये dV है तो dV यहाँ पे रहेगा ही। इंटीग्रेशन V1 से लेकर V2 तक जाएगा। नाउ सी यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू, इस पूरे प्रोसेस में देखो N, R और T तीनों कांस्टेंट है। N तो नंबर ऑफ मोल्स है, ये तो फिक्स होगा आपके गैस का, अगर आपने गैस को किसी कंटेनर में फिक्स कर दिया तो। R जो है वो गैस कांस्टेंट है तो वो भी बाहर आ जाएगा, और T तो वैसे भी इस पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट होता है क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो N, R और T अगर बाहर आ जाए तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन ऑफ dV अपॉन V हो जाएगा फ्रॉम V1 टू V2। अब देखो इंटीग्रेशन के अगर आपको रूल्स पता है तो मैं एक इंटीग्रेशन लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x जो होता है वो log x होता है, ln x। ln मतलब नेचुरल लॉगरिथम, log टू द बेस e, तो log टू द बेस e x होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैथ्स में आता है। तो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, dv अपॉन v का इंटीग्रेशन, x के जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका v आ जाएगा। तो अगर हम आगे बढ़े सो देयरफॉर w इज इक्वल टू nRT तो रहेगा ही, सो देयरफॉर w इज इक्वल टू nRT। अब यहाँ पे देखो dv अपॉन v क्या होगा, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x होता है, तो dv अपॉन v का इंटीग्रेशन ln v हो जाएगा, और ये आपका इंटीग्रेशन V1 से V2 तक चलेगा, ठीक है। नाउ सी इसको अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो W इज इक्वल टू NRT। एक काम करते हैं, ये वाला पार्ट यार दूसरे स्लाइड पे लेके चलते हैं, मजा नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो ये याद रखना, यहाँ पे इसका आगे का प्रोसेस जो होगा वो वर्क डन इज इक्वल टू NRT, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dv अपॉन v का इंटीग्रेशन, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x, तो dv अपॉन v का इंटीग्रेशन ln v हो जाएगा, ln v हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन V1 से V2 तक चलेगा।
नाउ देखो ये डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल का रूल क्या होता है कि जो v दिख रहा है आपको उस पर सबसे पहले तो आपका अपर वैल्यू अपर लिमिट आ जाएगा, ये आपका अपर लिमिट है और ये आपका लोअर लिमिट है। तो यहाँ पे पहले हम अपर लिमिट लिखेंगे ln के v के जगह पे v2 और फिर हम लिखेंगे माइनस, इसको ब्रैकेट में डाल देना, ये बाहर है ना, और फिर v के जगह पे आपका लोअर वैल्यू आ जाएगा v2। ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका है, इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं कि आपका जो ये वेरिएबल है उसमें पहले अपर लिमिट आएगा, फिर हम माइनस लिखेंगे और फिर v की जगह पे लोअर लिमिट आ जाएगा। ठीक है, अब अगर लॉग के प्रॉपर्टी को आप यूज करोगे तो लॉग के प्रॉपर्टी में क्या होता है आपका कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले तो इसको मैं सॉल्व कर लूँ कि log a माइनस log b, ये फॉर्मूला है, log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ही है आपका लॉग का। तो इस तरीके से log v2 माइनस log v1 क्या हो जाएगा, log v2 अपॉन v1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो आपका वर्क डन, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज किया यहाँ पे लॉग का, तो एक तो आपका वर्क डन का ये फॉर्मूला आ गया, समझ गए। और दूसरा यहाँ पे आपको पता है कि हमने एक इक्वेशन लिख रखा था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो ये हम बाद में यूज करेंगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले वर्क डन तो हम लोगों ने ढूंढ ही लिया, इसको इक्वेशन 2 लिख दो। यहाँ पे कोई इक्वेशन लिखा है क्या, इक्वेशन 1 लिखा हुआ था ना, तो इसको एक काम करो इक्वेशन 2 लिख दो। तो हमें वर्क डन भी मिल गया, हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी मिल गया, यहाँ पे डेल्टा यू पहले से मिला हुआ था। अब अगला काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्यू ढूंढना है, क्यू बचा है ना, तो आप बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर लो। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का। डेल्टा यू तो जीरो है, देखा हम लोगों ने, तो क्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, इसका मतलब Q विल बी इक्वल टू W, तो Q भी W के इक्वल है, तो Q और W दोनों क्या हो जाएंगे बताओ, सेम आ जाएगा आपका। W का वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, nRT ln V2 अपॉन V1, देखो सेम चीज हो गया। इस केस में Q और W इक्वल होता है, किस केस में आपका आइसोथर्मल प्रोसेसेस में। और सिंपल सी बात है, आइसोथर्मल प्रोसेस है मतलब इंटरनल एनर्जी तो इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो अगर आपके पास सिस्टम है और इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो आप जो भी हीट दोगे सिस्टम क्या करेगा, वो पूरा हीट जो है वो वर्क डन में यूटिलाइज कर लेता है, इसलिए हीट का वैल्यू वर्क डन के इक्वल आ जाता है। क्योंकि इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, सारा हीट इसके वर्क डन में चला जाता है, तो Q विल बी इक्वल टू W। अच्छा, वर्क डन का एक और फॉर्मूला आ सकता है, अल्टरनेट फॉर्मूला, वो क्या, देखो हम जानते हैं यहाँ पे कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है अगर आपका प्रोसेस आइसोथर्मल रहा तो हम यहाँ पे अगर लिखें दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो देयरफॉर आपका यहाँ पे V2 अपॉन V1 क्या हो जाएगा, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। इसको अगर आप सपोज करो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2, तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला V2 अपॉन V1 की जगह पे P1 अपॉन P2 आ जाएगा, ये V2 अपॉन V1 इसके जगह पे P1 अपॉन P2 आ जाएगा। तो आपका जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू nRT ln P1 अपॉन P2, दैट्स इट। और हीट का फॉर्मूला भी यही आ जाएगा, Q जो है वो W के इक्वल है, तो Q विल बी इक्वल टू W, यहाँ पे भी होगा, और ये पूरा फॉर्मूला Q के लिए भी आ जाएगा। तो यहां तक आपका थर्मोडायनेमिक्स खत्म होता है आइसोथर्मल प्रोसेस का। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोसेस आपका आइसोथर्मल था। तो आपका रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस हो चुका है, उसको हमने एक ही नंबर देख रखा है 1, और दूसरा आपका, क्योंकि मैं आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से नंबरिंग दे रहा हूँ, उससे कुछ लेना देना नहीं है। सेकेंड आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं हम लोग अगले प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं, और वो होगा आपका आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, तो सबसे पहले ये प्रोसेस है क्या वो बताओ। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, कोई भी प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वो हमारा आइसोबारिक प्रोसेस हो जाता है, दैट इज P इज कांस्टेंट। ओके, P इज कांस्टेंट। पहली चीज तो ये कि आपका P कांस्टेंट है, और उसके बाद फिर आपका प्रोसेस में आइडियल गैस पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखो ना। सी P कांस्टेंट होता है तो हमें पता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट P, एट कांस्टेंट P। ये हमारा
चार्ल्स लॉ है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट P, ये चार्ल्स लॉ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू T और V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट और V1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू V2 अपॉन T2। फिर तीसरी चीज इसका हम लोग को पीवी डायग्राम देखना है, जैसे यहाँ पे उन्होंने देखा था। उसके बाद हमने क्या किया था, अच्छा हाँ, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रेशर कांस्टेंट है तो हम पीवी डायग्राम देख लेते हैं। कहाँ गया यार, ये इक्वेशन लिख दिया, उसके बाद हमको क्या देखना था, पीवी डायग्राम। तो आप इसका पीवी डायग्राम और उसके बाद हम उसका थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर देंगे। तो पीवी डायग्राम कैसा आएगा इसका बताओ, यहाँ पे बना दो क्या, पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम में क्योंकि प्रेशर और V के बीच में ही हम ग्राफ बनाते हैं, तो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो आपका स्ट्रेट ग्राफ आएगा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं है आपका। ये ग्राफ पीछे भी आ सकता है, याद रखना, इसलिए शायद तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एरो नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि एरो दोनों साइड से जा सकता है। तो ग्राफ बस इसका ऐसे बना के रखा हुआ है, आप एरो आगे भी डाल सकते हो और आप एरो पीछे भी डाल सकते हो। पीछे आते समय भी अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम उसे आइसोबारिक प्रोसेस ही बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका पीवी डायग्राम भी। अब हम इसके थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, इसकी थर्मोडायनेमिक्स, तो मैंने आपको कहा था कि थर्मोडायनेमिक्स के केस में हम लोग तीन चीजें ढूंढेंगे, वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और आपका हीट सप्लाइड, ये तीन चीजें हम लोग ढूंढेंगे। तो देखो यहाँ पे आप पहले तो डेल्टा यू देख लो। डेल्टा यू मैंने आपको कहा था कि डेल्टा यू का ये फॉर्मूला हम अभी कभी भी यूज कर सकते हैं, एन सी वी डेल्टा टी, अगर आपको याद होगा तो एन सी वी डेल्टा टी। और डेल्टा टी का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा टी मतलब फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस इनिशियल टेम्परेचर T1। तो आपको डेल्टा यू का वैल्यू तो यहाँ पे मिल गया, एन सी वी डेल्टा टी। उसके बाद आपको ये काम तो आपका हो गया, मैं इसी को यहाँ पे मेन मान लेता हूँ, पर ठीक है आप इसका अगले प्रोसेस में T2 माइनस T1 लिख सकते हो। T2 माइनस T1 मतलब वही चेंज इन टेम्परेचर, ये क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे वर्क डन की। अब देखो वर्क डन की अगर मैं बात करूँ, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। वर्क डन की अगर मैं बात करूँ तो वर्क डन क्या होता है आपका, देखो इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी यूज करते हैं, लेकिन आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो सीधा पी डेल्टा वी आप यूज कर सकते हो। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो सीधा इक्वेशन यूज किया जा सकता है, वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। ये आपका वर्क डन का केस हो गया, समझे। या इसको अगर आप बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, पी और डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम V2 इनिशियल वॉल्यूम V1। अगर आप P को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो PV2 माइनस PV1 हो जाएगा। अब ये PV है, क्या है PV, तो PV इज इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है PV इज इक्वल टू NRT होता है, NRT। तो PV2 क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू NRT2 हो जाएगा, और यहाँ पे PV इज इक्वल टू NRT1 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका सीधा सीधा NRT2 माइनस T1 होगा या फिर NR डेल्टा T हो जाएगा। तो ये आपका वर्क डन का ये फॉर्मूला भी आप देख सकते हो, NRT2 माइनस T1 या फिर NR डेल्टा T। तो ये अलग अलग वर्क डन का बस आपको यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगा, डेल्टा यू का इक्वेशन, वर्क डन का इक्वेशन, ये मिल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, क्यू का इक्वेशन चाहिए। तो क्यू के इक्वेशन, अच्छा इसमें एक और बात, ये जो आपका पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम में शायद यहाँ पे एरो तो कहीं नहीं दिया, आप भी ऐसे ही बना देना। पीवी डायग्राम को हम लोग इस केस में आइसो बार बोलते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में आइसोथर्म बोला था, यहाँ पे इसको आइसो बार बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमें देखो वर्क डन मिल चुका है। आप इक्वेशंस कौन सा यूज करोगे, ये वाला इक्वेशन यूज करोगे, ये वाला इक्वेशन यूज करोगे। मुझे एक्चुअली डेल्टा टी डेल्टा वी के टर्म्स में इक्वेशन पसंद आता है, तो मैंने डब्बा उसको बना के रखा हुआ है। पर अगर आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाओगे तो मेरे हिसाब से डब्बा आप कहीं भी डालो यार, क्या फर्क पड़ता है। इक्वेशन जो आपको यूज करना है वो ये यूज करना है और ये यूज करना है, डब्बा नहीं डालोगे तो भी चल जाता है, आपका इक्वेशन बस सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, थर्ड प्रोसेस की बात करेंगे। हमारा वर्क डन निकल चुका है और क्या निकल चुका है, डेल्टा यू निकल चुका है, दोनों चीजें। और उसके बाद हमारा क्यू बचा हुआ है। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, देखो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, इसका मतलब क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू, ये डब्ल्यू उधर आ जाएगा तो प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा यू का वैल्यू अगर आप देखोगे तो पहले इक्वेशन से लिख सकते हो एन सी वी टी टू माइनस टी वन, एन सी वी टी टू माइनस टी वन, और प्लस वर्क डन का वैल्यू आप अगर देखोगे तो एन आर टी टू माइनस टी वन होता है, तो यहाँ पे एन आर टी टू माइनस टी वन हो जाएगा। तो अगर आप सपोज करो यहाँ पे एन और टी टू माइनस टी वन कॉमन ले लो, एन और टी टू माइनस टी वन कॉमन ले लो, एन टी टू माइनस टी वन, एन और टी टू माइनस टी वन, तो यहाँ पे सी वी बचेगा और प्लस यहाँ पे आर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, एन टी टू माइनस टी वन, और इसको आप सी पी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है, ये हमने पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, मेयर्स रिलेशन, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होगा, तो सी पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी वी प्लस आर हो जाएगा। तो यही इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर रखा है, सी वी प्लस आर विल बी सी पी, सो यू कैन सिंपली राइट इट एज एन सी पी टी टू माइनस टी वन, ये आपका इक्वेशन 3 क्यू का आ गया। और यू कैन सिंपलीफाइज एन सी पी डेल्टा टी में चेंज इन टेम्परेचर। तो तीनों चीज़ें तो आपको मिल गई, क्यू मिल गया आपको यहाँ से, और उसके अलावा, अरे आजा भाई क्या हो गया, तो बैठ गया क्या, अरे ये क्या हो रहा है, ठीक है चलो छोड़ो, कोई तो बैठा है, अच्छा इधर, ओ भाई भाई मक्खी मक्खी मक्खी, इसने तो बैंड बजा डाली, मक्खी मच्छर सब परेशान कर रहे हैं भाई, क्या बताओ। चलो देखो, तो यहाँ पे आपको डेल्टा यू का वैल्यू मिल गया, वर्क डन का वैल्यू, एक तो इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन आप ये यूज कर सकते हो। तो आप एक काम करो, एक तो इक्वेशन आपने ये यूज किया हुआ है, ये वाला इक्वेशन 1, यहाँ पे इक्वेशन 2 वर्क डन का, और थर्ड केस में आप ये इक्वेशन यूज करते हो क्यू का। तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्यू, डब्ल्यू और डेल्टा यू तीनों में से कोई भी चीज जीरो नहीं हो रहा है, ये एकमात्र अकेला प्रोसेस है जहां पे वर्क डन इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इवन डेल्टा यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ऑल आर नॉट इक्वल टू जीरो इन कौन सा प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक एक अकेला ऐसा प्रोसेस है जिसमें तीनों के तीनों वैल्यू नॉन जीरो होते हैं, तीनों में से कोई भी वैल्यू जीरो नहीं होता। तो जो भी हमने प्रोसेस देखा है आगे अब आप देखोगे, अभी तक तो उसके अलावा एक ही प्रोसेस देखा हम लोगों ने, आइसोथर्मल प्रोसेस, देख सकते हो यहाँ पे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आप देखोगे डेल्टा यू जीरो था, डेल्टा यू जीरो आगे भी जब आप प्रोसेसेस देखोगे तो कोई ना कोई एक वैल्यू आपका जीरो होता ही है, लेकिन आइसोबारिक प्रोसेस में कुछ भी जीरो नहीं है तीनों में से, ये तीनों के तीनों नॉन जीरो वैल्यूज होंगे, वो सिर्फ आपके आइसोबारिक प्रोसेस में होता है, समझ गए। जैसे अभी आगे एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल है जिसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये आई थिंक थर्ड प्रोसेस होगा, फोर्थ प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल रिवर्सिबल आइसोथर्मल और आइसोबारिक, ये फोर्थ प्रोसेस आपका हो जाएगा, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। ना आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पे V कांस्टेंट हो जाएगा इस केस में, और इसका अगर आप पीवी डायग्राम बनाओगे तो कैसा होगा, पहली चीज तो ये कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये इक्वेशन फॉलो होता है जिसको हम लोग गै-लुसाक्स लॉ बोलते हैं। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो प्रेशर विल बी सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, सो प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। और इसका अगर पीवी डायग्राम देखा जाए तो पीवी डायग्राम में ऑब्वियसली बात है आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, एरो ऊपर भी जा सकता है, एरो अगर ऊपर जा रहा है मतलब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, एरो नीचे जा रहा है मतलब आपका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आ रहा है। तो ये पीवी डायग्राम हो गया आपका किसका, आइसोकोरिक प्रोसेस का। अच्छा ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस में एक और चीज़ है कि
अच्छा इसका थर्मोडायनेमिक्स देख लेते चलो अब, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं तो हम तीन चीजें ढूंढते हैं यहाँ पे, वर्क डन, हीट ट्रांसफर और चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन का अगर फॉर्मूला मैं यूज करता हूं पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी, डेल्टा वी तो जीरो, क्योंकि वी कांस्टेंट है, ऐसे नहीं लिखते हम लोग, क्योंकि v कांस्टेंट है, अगर v कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम आपका जीरो होगा। तो याद करो अगर वर्क डन में अगर मान लो वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, तो मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज या डिक्रीज ना हो, फिक्स हो, तो आपका वर्क डन जीरो होता है। क्योंकि वर्क डन तभी होगा जब या तो आपका एक्सपेंशन होगा, या तो आपका कॉम्प्रेशन होगा, या तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, या तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो कोई वर्क डन नहीं होगा। इसे अगर आपको देख रहा है तो आप ऐसे देख सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। जब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है तो वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा, समझ गए। तो इस केस में आपका आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है। अब उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कि डेल्टा यू का वैल्यू आप यूज कर सकते हो एन सी वी डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू एन सी वी टी टू माइनस टी वन, ये आप कभी भी यूज कर सकते हो। तो ये आपको डेल्टा यू मिल गया यहाँ से। और फर्स्ट लॉ अगर आप यूज करोगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आपको क्यू भी मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। तो इसका मतलब इस केस में वर्क डन ही जीरो है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, सो देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, एंड देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू जो डेल्टा यू का वैल्यू है एन सी वी टी टू माइनस टी वन, वही आपका क्यू का भी वैल्यू हो जाएगा। तो देखो इस प्रोसेस में भी आप देख सकते हो कि वर्क डन जीरो हो गया, बाकी डेल्टा यू का वैल्यू और क्यू का वैल्यू दोनों सेम है, समझे। तो जो भी हीट आप दोगे वो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा। और ये ऑब्वियस है कि अगर मान लो आपका सिस्टम वर्क डन ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब एक्सपैंड ही नहीं हो रहा है, तो आप जो भी हीट दोगे इसको, वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में ही यूटिलाइज हो जाएगा, सारा वो इंटरनल एनर्जी में ही यूज कर लेगा अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए। क्योंकि गैस वर्क डन कर ही नहीं पा रहा है, गैस वर्क डन नहीं कर रहा है, तो वर्क डन में उसकी कोई एनर्जी नहीं जाएगी, सारी एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में चला जाएगा। इसीलिए उसका जो भी हीट आप दोगे वो डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। किस केस में? अगर आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, समझ गए। ये आपका फोर्थ प्रोसेस हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ और बात करते हैं हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो ये फिफ्थ प्रोसेस है आपका। एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब होता है आपका हीट ट्रांसफर जीरो, मतलब आपके सिस्टम से हीट न तो बाहर जाता है, न सिस्टम के अंदर बाहर से हीट आता है, हीट ट्रांसफर ही नहीं होता है। तो किसी प्रोसेस में अगर हीट ट्रांसफर ना हो तो हम उसे एडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे, समझ गए। एडियाबैटिक प्रोसेस में एक और कंडीशन है, एक इक्वेशन फॉलो होता है, पी वी रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पी वी रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये भी एक इक्वेशन यहाँ पे वैलिड है, फॉलो होता है, जहाँ पे गामा जो होता है ये आपको पता है सी पी अपॉन सी वी होता है, विच इज नथिंग बट एडियाबैटिक रेशियो। इसको हम लोग एडियाबैटिक रेशियो कहते हैं, समझ गए। उसके अलावा अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने इसका पीवी डायग्राम देखा था ना, हाँ पीवी डायग्राम देखा था। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पीवी डायग्राम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब हीट ट्रांसफर जीरो है, तो इसका मेरे हिसाब से शायद आइडियल गैस इक्वेशन का तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो सीधा हम लोग जाएंगे इसके पीवी डायग्राम पे। पीवी डायग्राम देखोगे तो कैसा होगा, तो यहाँ पे देखो आप पीवी रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेज टू गामा, क्योंकि V रेज टू गामा नीचे लाओगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो P विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेज टू गामा। तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ाओगे डिनोमिनेटर में तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो इस केस में भी आपका वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, और P और V का ग्राफ आपका ऐसा ही आएगा। देखो ये सेम ग्राफ आपको आइसोथर्मल प्रोसेस में भी आ रहा था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस किधर गया, हाँ देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको सेम ग्राफ आ रहा था।
वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर कम हो जाएगा। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। पर इसमें फर्क ये है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में यहाँ पे गामा आ रहा है, ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है, लेकिन आपका अभी जो हम लोगों ने एडियाबैटिक प्रोसेस किया था इसमें आप देखोगे तो ये आपका इसमें भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इक्वेशन में फर्क क्या है कि V रेज टू गामा आ जा रहा है। तो ये फर्क मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों में फर्क क्या है। तो अगर आप देखोगे दोनों को कंपेयर करोगे ना ग्राफ को, तो ये आपका P है, ये V है। तो ये जो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होता है इसका ग्राफ ज़्यादा स्टीप होता है, बहुत नीचे तक जाता है और जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है इसका ग्राफ आपका कम स्टीप होता है। तो ये वाला आइसोथर्मल होता है जिसका ग्राफ का स्लोप कम होता है, ज़्यादा स्टीप नहीं होता। जो ज़्यादा स्टीप होता है वो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाता है। बस दोनों में इतना ही फर्क होता है, पर दोनों का नेचर एक जैसा आपको दिखेगा, दोनों ही नीचे की ओर जा रहा है और कुछ नहीं। तो वो साइड में है बस आपका इंफॉर्मेशन के लिए और कुछ नहीं। चलो अब यहाँ पे इसका काम चालू करते हैं। हमको 3 चीज़ें निकालनी है यहाँ पे बच्चों, वही आपका थर्मोडायनेमिक्स इसका स्टडी करना शुरू कर देते हैं। तो एक दो वर्क डन की बात करेंगे, दूसरा हीट ट्रांसफ़र ऑलरेडी हम जान चुके हैं। थर्मोडायनेमिक्स में Q का वैल्यू तो 0 होता है, ये तो हम जानते ही है। उसके बाद हम लोग W और डेल्टा U ये दोनों चीज़ें ढूंढनी है। आपको अगर एक मिल गया तो दूसरा मिल ही जाएगा, क्योंकि आपका इसमें भी एक कुछ ना कुछ 0 हो रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर आपने एक ढूंढ लिया तो फर्स्ट लॉ से आप दूसरा भी ढूंढ ही लोगे। हम यहाँ पे बात करेंगे वर्क डन की। तो पहले वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ PdV फ्रॉम V1 टू V2, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम। नाउ यहाँ पे देखो कि PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये हम जानते हैं। PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, उस कॉन्स्टेंट को मैं C लिख देता हूँ। तो आपका P का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, C अपॉन V रेज टू गामा। अब C अपॉन V रेज टू गामा है, इसको उठा के अगर आप इक्वेशन 1 में डालते हो, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपका देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाता है। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P की जगह पे क्या आ जाएगा, देखो P की जगह पे आएगा C अपॉन V रेज टू गामा, ये है ना, C अपॉन V रेज टू गामा dV। ध्यान से देखना, C अपॉन V रेज टू गामा इंटू dV, और ये V1 से लेकर V2 तक इंटीग्रेट किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप C को बाहर निकाल लो तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ dV अपॉन V रेज टू गामा हो जाएगा फ्रॉम V1 टू V2। सो दैट इज इक्वल टू C। अब V रेज टू गामा को ऊपर ले लो तो V1 से लेकर V2 तक ये क्या हो जाएगा, V रेज टू माइनस गामा। देखो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो आपका जो पावर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो इसका पावर का साइन चेंज कर दिया, इसको dV लिख दो। अब ना देखो इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं आपको यहीं पे लिख के दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx क्या होता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ, रुको मैं अच्छे से और पीछे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx का फॉर्मूला है। इसमें आपको देखो क्या करना है, पावर का वैल्यू 1 से बढ़ा देना है और उसी नंबर से डिवाइड कर देना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आपको यही काम, देखो x के जगह पे अगर आप v डाल दोगे और n के जगह पे माइनस गामा, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो अगर आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हो तो मैंने क्या बताया था, v रेज टू माइनस गामा प्लस 1, पावर 1 से बढ़ाना है, वही सेम नंबर से आपको डिवाइड कर देना है। तो ये इंटीग्रेशन आ गया और आपको ये v1 से लेकर v2 तक इंटीग्रेट करना है। समझे? मैंने इस केस में क्या यूज किया बताओ, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, x रेज टू n वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो ये जो 1 माइनस गामा है, ये माइनस गामा प्लस 1 मतलब 1 माइनस गामा, इसको आप बाहर निकाल लो। तो अगर आप बाहर निकाल लेते हो तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा, C अपॉन माइनस गामा प्लस 1, और अंदर क्या बचेगा, v रेज टू माइनस गामा प्लस 1, और ये आपका v1 से लेकर v2 तक चलेगा। अब एक काम करो, आप क्या करो, इसको वापस से डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ। हम न्यूमरेटर में लेके गए थे ना, फिर से डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ। तो ये क्या बन जाएगा, C अपॉन माइनस गामा प्लस 1 का 1 माइनस गामा हो जाएगा। और अगर ये डिनोमिनेटर में आया, पहले एक काम करते हैं, इसका माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। ये पूरा एक एक स्टेप मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। आप बीच में एक आध स्टेप गायब कर सकते हो। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो बहुत से स्टेप्स उन्होंने डायरेक्ट लिख रखे हैं, आप वो काम कर सकते हो। मैं बस इतना इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको हर एक स्टेप समझ में आए।
माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा गामा और ये बन जाएगा -1, है ना। अब माइनस साइन अंदर वापस मल्टीप्लाई करो तो माइनस गामा +1 हो जाएगा, तो मैंने माइनस साइन यहाँ पे कॉमन ले लिया और ये v1 से लेकर v2 तक इंटीग्रेट किया जाएगा, दैट इज इक्वल टू c/1 माइनस गामा। और अब आप क्या करो, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ। तो डिनोमिनेटर में जब आप लेके आओगे यहाँ पे इसको, तो ये जो माइनस साइन है वो प्लस में बदल जाएगा। डिनोमिनेटर में लाने पे साइन चेंज हो जाता है और ये गामा -1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, v1 से लेकर v2 तक इंटीग्रेट किया जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन वाला रूल अप्लाई करो कि जहाँ कहीं भी आपको v दिख रहा है वहाँ पे पहले अपर वैल्यू v2 आएगा, तो अपर वैल्यू v2 डालोगे तो 1/v2 रेज टू गामा -1 हो जाएगा। फिर आपको माइनस साइन यूज़ करना है, फिर आपको यहाँ पे v की जगह पे v1 यूज़ करना है, v1 रेज टू गामा -1। समझ गए। अब ये c जो है आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप c अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये 1/1 माइनस गामा हो जाएगा, c/v2 रेज टू गामा -1 माइनस c/v1 रेज टू गामा -1 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप डाल दो इक्वेशन नंबर 2, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो c का वैल्यू हमको चूज करना है, तो c का वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे तो c यहाँ पे देखो pv रेज टू गामा इज इक्वल टू c है, pv रेज टू गामा इज इक्वल टू c है। इसका मतलब क्या, pv रेज टू गामा कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब p1 v1 रेज टू गामा विल बी इक्वल टू p2 v2 रेज टू गामा और दैट विल बी इक्वल टू c। मतलब ये जो प्रोडक्ट है आपका ये कांस्टेंट होगा, तो 1 के लिए 2 के लिए दोनों का वैल्यू c आ जाएगा। तो p1 v1 रेज टू गामा इज इक्वल टू p2 v2 रेज टू गामा इज इक्वल टू c। अब देखो, सो देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, अब आपका इक्वेशन 2 के साथ क्या होता है वो देखते रहना। अब देखो इक्वेशन 2 में क्या होगा, आपका पहला c जो आपको दिख रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वर्क डन इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा। आपको जो पहला c दिख रहा है, अब इसके नीचे v2 है, आपको दिख रहा है यहाँ पे v2 है, तो आप c का वैल्यू जो है वो ये वाला यूज करो, p2 v2 रेज टू गामा। c का जो वैल्यू है हम ये वाला भी यूज कर सकते हैं, ये वाला भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि नीचे v2 है तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले c का वैल्यू आपको ये यूज करना है, p2 v2 रेज टू गामा, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा, v2 रेज टू गामा -1, फिर माइनस आ जाएगा यहाँ पे। अब नीचे v1 है तो इस c के लिए आपको पहला वाला वैल्यू यूज करना है, p1 v1 रेज टू गामा अपॉन v1 रेज टू गामा -1, बस हो गया। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो फाइनली आप वर्क डन का इक्वेशन निकाल ले जाओगे बड़े आराम से। इसके बाद आपको क्या करना है, 1/1 माइनस गामा। अब देखो ध्यान से देखो, p2 v2 रेज टू, अब देखो ये गामा है, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। आपको पता है ना ये वाला फॉर्मूला कि अगर आपका x रेज टू a है, नीचे x रेज टू b है, तो x रेज टू a माइनस b हो जाता है, राइट। b ऊपर जाके माइनस हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, v2 रेज टू गामा माइनस ये गामा -1 हो जाएगा, फिर माइनस साइन p1 v1 रेज टू गामा, और ये वाला माइनस हो जाएगा, माइनस गामा -1 हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में देखोगे तो 1/1 माइनस गामा p2 v2 रेज टू, देखो गामा माइनस गामा +1 माइनस p1 v1 रेज टू गामा माइनस गामा +1। ठीक है ये चीज, ओके, दैट इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा p2 v2 रेज टू माइनस, देखो गामा माइनस गामा 0 हो जाएगा, 1 का पावर मतलब 1 ऐसे रहने दो, नहीं लिखोगे 1 तो चलेगा, यहाँ पे भी सिर्फ 1 ही बचेगा, तो ये p1 v1 बच जाएगा। ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। बड़े भाई मुश्किल से आया, बड़े कठिनाई से आया है। ठीक है, तो ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डेरिवेशन है इस पूरे इस पूरे जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है उसमें सबसे बड़ा डेरिवेशन आपका एडियाबैटिक प्रोसेस में भी। और इसमें टाइम इसलिए भी लग गया क्योंकि आपको मैं एक एक स्टेप बड़े आराम से समझा रहा था ताकि आप अच्छे से सारी चीज़ें समझ के यहाँ पे पहुँचो। तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स इनमें ज़रूर इन्वॉल्व है, इसके वजह से टाइम लग गया। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ अगले स्लाइड पे कि इस केस में आपका जो वर्क डन आएगा इट इज़ 1/1 माइनस गामा p2 v2 माइनस p1 v1। देखो एक फॉर्मूला तो ये हो गया,
दूसरा आपका एक और फॉर्मूला आप इसी में डिराइव कर सकते हो, दैट इज 1/1 माइनस गामा। देखो PV इज इक्वल टू NRT होता है, PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो P2V2 इज इक्वल टू NRT2 हो जाएगा, माइनस P1V1 इज इक्वल टू NRT1 हो जाएगा। तो अगर आप NR बाहर निकाल लो तो NR/1 माइनस गामा, अंदर आपका T2 माइनस T1 बच जाएगा। तो एक फॉर्मूला आपका ऐसा भी हो सकता है वर्क डन का, जो कि टेम्परेचर के टर्म्स में हो, या आपके एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, और अगर प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में चाहिए तो आपका ये फॉर्मूला हो गया। तो हीट की बात हमारी हो गई, वर्क डन की बात हमारी यहाँ पे हो गई। अब तीसरा आपका फर्स्ट लॉ यूज करके तीसरा भी आ जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू होता है, लेकिन हमने देखा कि आपका एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू का वैल्यू तो जीरो होता है, तो माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। दैट मीन्स डेल्टा यू जो होगा वो माइनस डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डेल्टा यू का वैल्यू माइनस डब्ल्यू के इक्वल होगा, तो या तो माइनस दिस या फिर माइनस दिस, आपको जो भी चाहिए। मैं बस एक ही लिख रहा हूँ, -1/1 माइनस गामा P2V2 माइनस P1V1, ठीक है, ये डेल्टा यू का वैल्यू आ गया। या डेल्टा यू का वैल्यू इसमें भी आप माइनस मल्टीप्लाई करके ला सकते हो, और डेल्टा यू इज इक्वल टू -NR/1 माइनस गामा T2 माइनस T1, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो, ठीक है। डेल्टा यू भी मिल गया, इस प्रोसेस में Q जीरो था और आपका वर्क डन भी मिल गया, और वर्क डन और डेल्टा यू के केस में आपका ये रिलेशन आ गया, समझ गए। अब इस रिलेशन से बच्चों दो चीजें हम लोग समझते हैं। देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू, जब Q माइनस डब्ल्यू आप लिखते हो तो दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ पे, कि अगर वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क डन अगर पॉजिटिव है, नहीं कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, ध्यान से देखना, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है, ठीक है, और सिस्टम वर्क करता है, सिस्टम इज डूइंग वर्क, ऐसे केस में आपका डेल्टा यू नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू है, तो वर्क डन पॉजिटिव है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, तो ऐसे केस में डेल्टा यू डिक्रीजेस। डेल्टा यू डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या, आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीजेस, गैस कूल्स डाउन। तो ध्यान रखना कि अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है, मतलब हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, और अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है एक्सपैंड होता है, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं कि सो देयरफॉर इन एडियाबैटिक प्रोसेस, आगे लिखूं क्या अगले प्रोसेस पे, देयरफॉर इन adiabatic process, if gas expands, it cools down। तो गैस अगर एक्सपांड होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में तो वो ठंडा पड़ जाता है, सिंपल सा मतलब है, ठीक है। वहीं पे अगर सपोज करो वर्क डन नेगेटिव हो जाए, गैस को कॉम्प्रेस किया जाए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब क्या है, कॉम्प्रेशन, वर्क डन इस केस में क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, वर्क डन इज नेगेटिव, क्योंकि कॉम्प्रेशन जब होता है, वॉल्यूम कम होता है, तो आपका वर्क डन नेगेटिव हो जाता है। वर्क डन नेगेटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है, तो ऐसे केस में डेल्टा यू, देखो अगर वर्क डन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा यू इज पॉजिटिव, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा,
टेम्परेचर इंक्रीजेस गैस, इसका मतलब क्या होगा बताओ, देयरफॉर इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस इफ गैस एक्सपैंड्स, या फिर सॉरी इफ गैस इज कॉम्प्रेस्ड, if gas is compressed it warms up, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो सिंपल सी बात आप याद रखोगे यहां पे, अगर आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, गैस को कंप्रेस करोगे तो गर्म हो जाएगा, गैस को एक्सपैंड करोगे तो वो ठंडा पड़ जाएगा, सिंपल। ठीक है, दो और प्रोसेस बच्चों का है यहाँ पे, और वो है आपका एक तो साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कि अगर आप सपोज करो वापस से अपने इनिशियल स्टेट पे वापस से आ जाओ, मतलब आपका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो जाए, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट अगर आपका सेम हो जाए तो हम उसको साइक्लिक प्रोसेस बोल देंगे। मतलब कहीं से भी जाओ कहीं से भी आओ उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप घूम फिर के वापस से अपने इनिशियल स्टेट में अगर आ जाते हो तो साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा वो पूरा का पूरा प्रोसेस। पीवी डायग्राम में आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ से उसने स्टार्ट किया था, अब वो यहाँ पे गया, उसके बाद घूम के वापस से अपने इनिशियल स्टेट पे वापस आ गया, तो इसका ए ही इनिशियल स्टेट है और यही आपका फाइनल स्टेट है, यही आपका इनिशियल स्टेट और यही आपका फाइनल स्टेट एंड ऑल्सो फाइनल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट आपका सेम हो जाएगा इस प्रोसेस में। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि साइक्लिक प्रोसेस ऐसा हो, साइक्लिक प्रोसेस आपका कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब जहाँ से शुरू किया है वहीं पे आगे ख़त्म हो जाए। तो ऐसे केस में जनरली आपका एक लूप क्रिएट हो जाता है, देख रहे हो आप, और अगर आप इस लूप का एरिया निकाल लो, ये जो लूप यहाँ पे क्रिएट हुआ है इसका अगर आप एरिया निकाल लो तो वो आपको वर्क डन दे देगा, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ लूप। तो साइक्लिक प्रोसेस में जो लूप तैयार होता है, क्योंकि आपने जहां से शुरू किया है आपको घूम के वापस आना है, लूप का शेप कैसा भी हो सकता है, चाहे आप ऐसे घूम के आओ, चाहे ऐसे घूम के आओ, चाहे आप सर्कल में घूम के आओ। तो लूप के अंदर का अगर आप एरिया निकालते हो तो ये एरिया आपको पूरे प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ है ये वर्क डन आपको दे देता है, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ लूप। ठीक है, तो वर्क डन आपको ऐसे मिल जाएगा। अब ये तो डिपेंड करेगा कि आपका लूप का शेप कैसा है, उस हिसाब से आपको वर्क डन का वैल्यू मिलेगा। इस प्रोसेस में डेल्टा यू का वैल्यू 0 होता है क्योंकि आपका टेम्परेचर जो है T1 इज इक्वल टू T2, तो आपका U1 इज इक्वल टू U2, तो आपका डेल्टा यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। मतलब ये कि क्योंकि टेम्परेचर आपका इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम होगा, क्योंकि घूम पे आप वापस से उसी पे आ गए, है ना, और आपको पता है कि जो टेम्परेचर पे ही आपका इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है, तो आपका इंटरनल एनर्जी और फाइनल, मतलब इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी दोनों सेम होगा। और हमें पता है कि आपका जो इंटरनल एनर्जी है वो एक पाथ फंक्शन या चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू जो है वो पाथ फंक्शन ना होकर स्टेट फंक्शन है, मतलब वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करेगा। तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट अगर इसका सेम हो जाए तो इसका मतलब आपके इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी फाइनल इंटरनल एनर्जी दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो इसमें चेंज 0 आता है। तो इस केस में डेल्टा यू आपका 0 हो जाएगा, वर्क डन एरिया ऑफ लूप हो जाएगा। और अगर आप फर्स्ट लॉ यूज करते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, तो ऐसे केस में आपको डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू मिलता है। डेल्टा यू तो आपका 0 है इस केस में, 0 इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, तो ऐसे केस में आपका Q इज इक्वल टू W हो जाता है। ठीक है, तो वर्क डन और हीट दोनों का वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगा, एरिया ऑफ लूप, दैट इज योर साइक्लिक प्रोसेस। और एक फाइनल प्रोसेस है आपका, दैट इज फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन मतलब होता है सडन अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन। सडन तो नहीं बोल सकते, अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन बोल सकते हो। अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स,
देखो अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंशन इन वैक्यूम, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम, मान लो आप वैक्यूम में ले जाओ और वैक्यूम में आप क्या करो, गैस को छोड़ दो, तो अब गैस को दबाने या बाहर से कोई प्रेशर लगाने वाला तो है नहीं, तो गैस आपका एक्सपेंशन चालू कर देगा। इस एक्सपेंशन के दौरान वो किसी पर फोर्स नहीं लगा पा रहा है क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं। जनरली क्या होता है, जब गैस एक्सपैंड होता है तो वो अपना एनर्जी यूज करता है, किसके अगेंस्ट यूज करता है, पिस्टन को धक्का मारने में। तो पिस्टन एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर, उसको धक्का मारकर वो एक्सपैंड होता है। तो इस प्रोसेस में उसे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है या एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, या इन शॉर्ट वर्क डन करना पड़ता है। वर्क डन करना पड़ता है पिस्टन को धक्का मार के एक्सपैंड होने में। पर अगर ये फ्री एक्सपेंशन है, मतलब बाहर कुछ है ही नहीं, आपका गैस एक्सपैंड हुए जा रहा है, बाहर से कोई प्रेशर उसको दबा नहीं रहा है, तो ऐसे केस में ये फ्री एक्सपैंड हो रहा है, इसको वर्क डन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कुछ होगा तो उसके अगेंस्ट ये वर्क डन करेगा ना। तो ऐसे केस में आपका वर्क डन 0 हो जाता है। और अगर वर्क डन 0 हो गया तो यहाँ पे देखो आप हीट भी सप्लाई नहीं कर रहे हो, गैस को आपने ले जाकर बस छोड़ दिया, तो आप हीट सप्लाई नहीं कर रहे हो तो क्यू भी 0 हो जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू होता है। तो अगर आपका क्यू भी 0 है, आप हीट सप्लाई नहीं कर रहे हो, गैस को वर्क डन भी नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं, तो आपका डेल्टा यू भी 0 हो जाएगा। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है फ्री एक्सपेंशन जिसमें तीनों के तीनों वैल्यू 0 हो जाते हैं, समझे। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल और दिया जाता है कि अगर सपोज करो कोई प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाए, ऑल ऑफ अ सडन एक आपका बलून है उसमें गैस भरा हुआ है, अचानक से फोड़ दिया, तो इसमें हीट ट्रांसफर का टाइम ही नहीं मिलता, फट से गैस एक्सपैंड हो जाता है। क्योंकि हीट ट्रांसफर का टाइम नहीं मिल रहा है, क्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा और गैस वर्क डन कर ही नहीं पाता है, फट से एक्सपैंड हो जाता है। मतलब बाहर का जो प्रेशर है वो अंदर के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो गैस को ना के बराबर वर्क डन करना रहता है और वो फट से एक्सपैंड हो जाता है। तो ऐसे केस में डब्ल्यू भी 0 हो जाएगा और ये दोनों 0 हुआ तो डेल्टा यू भी 0। तो अगर कोई जैसे बलून का फटना एक सडन प्रोसेस होता है, बहुत जल्दी का प्रोसेस हो, तो ये जो बहुत जल्दी वाला प्रोसेस है इसे भी फ्री एक्सपेंशन में इंक्लूड किया जाता है। वैसे फ्री एक्सपेंशन का सबसे अच्छा एग्जांपल होगा एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इस केस में इक्विलिब्रियम कभी नहीं आता, आपका सिस्टम एक्सपैंड होते जाता है, इक्विलिब्रियम कभी आएगा ही नहीं क्योंकि एक्सपैंड होता चला जाएगा, तो इस केस में आपका पीवी डायग्राम पॉसिबल नहीं होता। तो पीवी डायग्राम इस केस में बना पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके सारे के सारे प्रोसेसेस जो है, ये शायद 6 और 7 होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि 5 प्रोसेस हमने किया था ना, तो ये 6 प्रोसेस और ये 7 प्रोसेस, तो सारे 7 के 7 प्रोसेस आपका बच्चों यहाँ पे होता है खत्म, ठीक है।